Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. In today's video I will discuss MCQs based on business environment. So आज के इस वीडियो में इस टॉपिक से हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। एंड आप सभी ने ये टॉपिक बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा ही होगा अपने स्कूल टाइम में, बट अगर आप BHU BCom एंट्रेंस के सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ आपको ये टॉपिक एक पूरी मेन हेडिंग की तरह, एक पूरी मेन सब्जेक्ट की तरह मिलेगा। एंड हर साल इस टॉपिक से 15 क्वेश्चन आते हैं आपकी एंट्रेंस में, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू कवर दिस टॉपिक कंप्लीट. And just to remind the students, to prepare well, you all need to cover more and more topics and practice more and more MCQs. And as I am here to help you all, for that I'll be providing content regularly until your exams will be conducted. And of course this video will be useful for all my students who are preparing for BHU BCom entrance 2021. And also if you are preparing for BHU MCom entrance 2021 तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर आप BHU का जो MCom एंट्रेंस कंडक्ट होता है ना, उसके जो पेपर्स हैं, लास्ट ईयर पेपर्स या उसका सिलेबस भी अगर आप देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो अगर आप चाहें तो आपको मेरे चैनल पे और भी इस तरह के MCQ वीडियो मिल जाएंगे जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट पे ही बेस्ड हैं. लास्ट ईयर जो 2020 वाला एंट्रेंस सेशन था उसके लिए मैंने जो है आपको बिजनेस इन्वायरमेंट पे 1 टॉपिक 1 वीक MCQ सीरीज़ करके एक सीरीज़ प्रोवाइड की थी. आपको मेरे चैनल पे ऑफकोर्स मिल जाएगी. तो उस सीरीज़ के अंडर में व्हाट आई डिड कि पूरे एक वीक मैंने सिर्फ बिजनेस इन्वायरमेंट के MCQs प्रोवाइड किए थे. एंड 20 क्वेश्चंस पर डे सॉल्व कर रहे थे हम, जिसमें डायरेक्टली स्ट्रेट अवे आपको 140 क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने के लिए मिल जा रहे थे सिर्फ बिजनेस इन्वायरमेंट पे. एंड उसके बाद मैंने ऐड भी किया था, मैंने पार्ट 8 एंड पार्ट 9 भी आपको प्रोवाइड किया है वहाँ पर. अगर आप देखेंगे तो इतने क्वेश्चन मुझे लगा उस टाइम में काफ़ी हैं, बहुत है एग्जाम से जस्ट पहले. अगर आप एक टॉपिक को सिर्फ जो है इतनी अच्छी तरह से इतने सारे MCQs के साथ प्रिपेयर कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो बहुत सारे चांसेस है कि उसी में से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी मिल जाए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर से रेफर कीजिएगा. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज के जो क्वेश्चन हैं उन्हें देख लेते हैं सबसे पहले. सो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे लिबरलाइजेशन मीन्स. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इस टर्म लिबरलाइजेशन को सिर्फ डिफाइन करना है. ठीक है, तो हम सभी जानते हैं LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. एंड जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो इस तरह के जो बेसिक टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, जो बिल्कुल इसका जो बेसिक पार्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट का, ठीक है, उसको बिल्कुल आप कवर कीजिएगा अच्छी तरह से. और जितने भी इस तरह के टर्म्स हैं इन पे अपना कंसेप्ट बिल्कुल क्लैरिफाइड रखिएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास. A says it's a free determination of interest rate. B is liberating the industry, trade and economy from unwanted restrictions. C is opening up of economy to the world by attaining international competitiveness. या D reducing number of reserved industries from 17 to 8. So students, liberalization का मतलब देखिए लिबर्टी देना होता है. बेसिकली इट्स लिबरेटिंग दी इंडस्ट्री, ठीक है, ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस. सो यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा. ये लिबरलाइजेशन को अच्छी तरह से जो है डिफाइन कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 2. सो स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इस क्वेश्चन के नोट्स भी बना सकते हैं. अगर आप नोट्स जो है मेंटेन करेंगे तो आप ही के लिए बेटर रहेगा. मुझे लगता है ऐसा कि जितनी भी चीज़ें हम लिख के याद करते हैं वो ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती हैं. सो इसीलिए मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करती रहती हूँ कि आप बिल्कुल नोट्स बनाइएगा. और अगर आप चाहें तो इन MCQs को 1 लाइनर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रिविजन करना आसान रहता है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं. ऑलराइट, तो व्हेन अ कंपनी टेकन ओवर अनदर कंपनी एंड क्लियरली बिकम्स द न्यू ओनर, दिस एक्शन इज कॉल्ड. सो इन केस एक कंपनी है जिसने दूसरी कंपनी को पूरी तरह से जो है टेक ओवर कर लिया है, एंड जो फर्स्ट कंपनी है वो जो है न्यू ओनर बन चुकी है अब इस कंपनी की. ठीक है, तो इस एक्शन को बेसिकली हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास. A एक्विजिशन, B इज मर्जर, C इज स्ट्रैटेजिक अलायंस, या D नन ऑफ द अबव. सो स्टूडेंट्स देखिए, मर्जर एंड एक्विजिशन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पता होना चाहिए. ये 2 टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दोनों ही टर्म्स से आपको क्वेश्चन भी आते हैं. एंड कई बार आपको इस तरह से भी दे सकता है कि से वोडाफोन एंड आइडिया का जो है इस केस को आप क्या बताएंगे कि ये क्या है, एक्विजिशन है या मर्जर है. ठीक है, वोडाफोन एंड आइडिया ने मिलके जो है VI बनाया, ये मर्जर है स्टूडेंट्स, ये एक्विजिशन नहीं है. ठीक है, तो इस तरह के हो सकता है आपको केस स्टडी से भी जो है क्वेश्चन में केस स्टडी आपको प्रोवाइड कर दी जाए एंड आपको आइडेंटिफाई करना हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्विजिशन हो रहा है या मर्जर हो रहा है या किसी तरह का स्ट्रैटेजिक अलायंस है. ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं. फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो एक्विजिशन है. ठीक है, क्योंकि एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरी तरह से टेक ओवर कर रही है एंड बिकम्स द न्यू ओनर, ये एक्विजिशन के केस में होता है स्टूडेंट्स. ठीक है,
So next we have question number 3, by which act does the government check the restrictive trade। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़ हैं ये कौन से एक्ट के अंडर जो है गवर्नमेंट इन्हें चेक करती है। तो ऑप्शंस है आपके पास MRTP एक्ट, बी फेमा एक्ट, सी इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट 1991 या डी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये ए है MRTP एक्ट, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। अगर आपको ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है, अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप डायरेक्टली इसे इसीलिए मैंने देखिए इससे पहले वाली स्लाइड में इसका फुल फॉर्म मेंशन नहीं किया है, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको इस तरह से फुल फॉर्म के साथ नहीं प्रोवाइड करता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अदरवाइज अगर ये फुल फॉर्म भी वहाँ लिखा हो तब तो ईजी है, आप बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे एंड आप जो है आंसर भी मार्क कर सकेंगे फिर कि मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो फिलहाल इसका याद बिल्कुल रखिएगा ज़रूर से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ऑल्दो ये एक्ट अब रिपील हो चुका है, ये एक्ट अब नहीं है, ठीक है। 1969 में ये एक्ट आया था एंड 2002 में शायद, हाँ 2002 में कॉम्पिटिशन एक्ट के आने के बाद से ये एक्ट हट गया था, ठीक है, ये रिपील हो चुका है और उसको रिप्लेस किसने किया ये भी याद रखिएगा, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 ने, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर या एजुकेशन सेक्टर या पावर सेक्टर, बिल्कुल हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए ये तीनों ही सेक्टर्स ओपन हैं, बट रेलवेज अभी तक नहीं है। एंड अब जो है फिर भी इस फील्ड में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, बट फिलहाल आप कह सकते हैं कि विच इज़ नॉट कम्प्लीटली ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर, तो ये है आपका रेलवेज, ठीक है, तो इससे आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर, विच अमंग दीज कैन नॉट बी द कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ऑप्शन है आपके पास मिजरेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, बी इज अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, सी इज बैरियर्स टू एंटर द मार्केट, या डी ऑल ऑफ द अबव। सो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जो कंडीशंस फॉर सक्सेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, अगर आप वो जानते हैं तो आप बड़ी आसानी से नॉट वाला जो ऑप्शन है उसे आप ऑड वन आउट की तरह निकाल सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सो यहाँ पे जो ए और बी ऑप्शन है ये दोनों ही कंडीशंस फॉर सक्सेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन में आते हैं, बट ये जो सी ऑप्शन है आपका बैरियर्स टू एंटर द मार्केट, ये जो है किसी ऐसी कोई कंडीशन वहाँ नहीं होती, बिकॉज देयर इज़ अ फ्रीडम टू एंटर द मार्केट। और यहाँ पे जो सी ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बैरियर की बात हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बैरियर्स टू एंटर द मार्केट। दिस इज़ नॉट अ कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो इसे आप मार्क कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछ रहा है कि विच अमंग दीज इज अ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस। ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग ओनली वन प्रोडक्ट, ये मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पॉलिसी है, प्रैक्टिस है, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी, ठीक है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन वॉज पास्ड फर्स्ट इन। तो देखिए स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल पॉलिसी याद रहता है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, 1948 में आई थी, और अगर यहाँ पे ऑप्शन में 1948 होता तो ज़रूर बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे मार्क कर देते, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़िए, दिस इज़ नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बट अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। तो सबसे पहला रिजोल्यूशन कब आया था, 1956 में आया था, और सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी, वो 1948 में आई थी। इन दोनों ही क्वेश्चंस को बिल्कुल आप कंफ्यूज मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ा नहीं कि डायरेक्ट 1948 लगा दिया। ऐसा अगर आप करेंगे आधे क्वेश्चन को पढ़कर तो आपको माइनस मार्किंग की पेनाल्टी झेलनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको हमेशा ही बोलती रहती हूँ स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ा कीजिए, ठीक है। कुछ सेकंड्स लग जाएंगे आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने में, बट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, कई बार हमारे पास ये रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है एग्जाम के टाइम में, अगर तो भी हम जल्दी जल्दी जो है पढ़ते हैं और आंसर करते जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब हमारे पास टाइम कम बचा हो, बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि कोशिश क्या कीजिए कि पूरा क्वेश्चन आप जब तक पढ़ के समझ नहीं लेते तब तक उसमें टिक मत किया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के बारे में बात कर रहा था, तो ये फर्स्ट टाइम कब लॉन्च हुई थी, 1956 में, इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट, बी इज फॉरेन ट्रेड, सी इज बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, ठीक है। तो जितने भी रिस्ट्रिक्शंस जो रहते हैं इन्वेस्टमेंट पे या फॉरेन ट्रेड पर, ये दोनों ही रिमूव हो जाते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए यहाँ पे आपके जो सी ऑप्शन है जिसमें बोथ ए एंड बी है, ये करेक्ट होगा। अगर आप सिर्फ ए या सिर्फ बी मार्क करते हैं तो वो इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसलिए आपका सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, इसे मार्क कर लीजिए, ठीक है। दोनों के ही रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज रिमूव हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट
यू हैव क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछ रहा है कि लेजी फेयर पॉलिसीज अडॉप्टेड इन। तो देखिए ये तो आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा, ये सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है उसमें जो है प्रिवेल करता है, बिकॉज लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जो है यहाँ पे बात हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लेजी फेयर पॉलिसी हमेशा जहाँ कहाँ पे मिलेगी आपको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछ रहा है कि विच वन इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया। तो फिजिकल पॉलिसी के जो भी मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें से कौन सा एक इसमें से जो भी गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से नहीं है। ठीक है, आपसे नॉट वाला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं पहले स्टूडेंट्स। तो ए इज़ टू प्रमोट employment opportunities, B is to minimize the inequalities of income and wealth, C is to promote price stability या D is to increase liquidity in economy। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो D ऑप्शन है ना, टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी, ये मेन ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं होता है। ठीक है, रेस्ट आर दी मेन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो जो इंडियन फिजिकल पॉलिसी है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये मैं आपको बता देती हूँ नटशेल में। improving the growth performance of the economy and ensuring the social justice to the people। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा कि फिजिकल पॉलिसी हमेशा इसी पे फोकस करती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं उसके, इम्प्रूविंग द ग्रोथ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी एंड इंश्योरिंग द सोशल जस्टिस फॉर पीपल। ठीक है, तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये आपके बिल्कुल इससे रिलेट कर रहे हैं जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उससे, बट यहाँ पे लिक्विडिटी इन इकोनॉमी ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपसे एक बुक के ऑथर के बारे में पूछ रहा है। बुक का नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड इट इज़ रिटन बाय। तो ऑप्शन है आपके पास ए राइनिक एंड बी इज स्क्वाइल। ठीक है, सी इज कॉपर या डी बोथ ए एंड बी। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बोथ ए एंड बी करेक्ट है, यहाँ इस ऑप्शन को आप मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछ रहा है कि अ गुड एनवायरनमेंट इज़ अ गुड बिजनेस। तो देखिए सो स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ये कभी भी पुटअप किया जा सकता है। इस तरह का क्वेश्चन जहाँ पे भी बिजनेस इन्वॉल्वमेंट है वहाँ पे ज़रूर से इस क्वेश्चन की बात होती ही है। ठीक है, इस तरह के MCQs आते हैं दैट अ गुड इन्वॉल्वमेंट इज़ अ गुड बिजनेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये किसने कहा था ये भी याद रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट क्या है, अ गुड इन्वॉल्वमेंट इज़ गुड बिजनेस, एंड ये कहा किसने था ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहा था डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है स्टूडेंट्स, इसे याद रखिएगा एंड बिल्कुल इसे आप कोट करके जो है अच्छी तरह से लिख लीजिए एंड नाम भी याद रखिएगा। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने कहा था गुड इन्वॉल्वमेंट इज़ अ गुड बिजनेस। ठीक है, ये बिजनेस इन्वॉल्वमेंट के लिए स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते, देखते हैं इसमें क्या पूछ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, ए इज़ इंटरडिपेंडेंस, बी इज़ डायनामिक, सी सोशल चेंज या डी फिक्स्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपसे नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो बिजनेस एंड इन्वॉल्वमेंट की जो डिपेंडेंसी है, इंटरडिपेंडेंसी, वो बिल्कुल है। ठीक है, बोथ आर डायनामिक, ये भी सही है। इट्स अ सोशल चेंज, ये भी सही है, बट फिक्स्ड यहाँ पे कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स। ना ही बिजनेस में कोई भी चीज़ फिक्स है ना ही इन्वॉल्वमेंट में, तो दोनों ही चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं। इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है ना फिक्स्ड, ये करेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ नॉट अ फीचर। ठीक है, ये नेचर में नहीं आता है रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड इन्वॉल्वमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछ रहा है कि एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस इज। तो देखिए जो बिजनेस का एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट होता है उसके कंपोनेंट्स आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ए इज फिजिकल, बी इज डेमोग्राफिकल, सी इज इकोनॉमिक या डी ऑल ऑफ दीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपसे फिजिकल इन्वॉल्वमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट में क्या क्या होता है, कौन से कंपोनेंट्स हैं। ए इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, बी इज़ क्लाइमेट, सी इज़ वाटर या डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ये सारी ही चीज़ें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट में आती हैं। ठीक है, तो आप इन्हें मार्क कर सकते हैं डी ऑप्शन को। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछ रहा है कि नेचुरल इन्वॉल्वमेंट इंक्लूड्स व्हाट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन्वॉल्वमेंट और इन्वॉल्वमेंट के टाइप्स हमेशा जो है आपसे पूछे जा सकते हैं और इस तरह से भी पूछा जा सकता है जैसा ये क्वेश्चन है कि कंपोनेंट्स बेसिकली क्या होते हैं जितने भी टाइप्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट है उसमें। सो नेचुरल इन्वॉल्वमेंट में अर्थ, वाटर, एयर, ये सारी ही चीज़ें आएंगी।
तो डी अगेन यहाँ पे आपका ऑप्शन है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड नेक्स्ट ये आप क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछ रहा है द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड्स, ठीक है। तो बिजनेस का जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है इट इंक्लूड्स व्हाट, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। ए इज़ इकोनॉमिक सिस्टम, बी इज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, सी इकोनॉमिक कंडीशंस, या डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इसलिए आप डी को मार्क करेंगे, ऑल ऑफ दीज। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछ रहा है कि Which of the following is not an essential feature of social environment? So students यहाँ पे ऑप्शन है ए competitiveness, बी respect for the individual, सी better quality of life, या डी bailment. So students यहाँ पे आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि social environment का फीचर नहीं है। तो यहाँ पे जो डी है bailment, ये आपके social environment का फीचर नहीं होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं। bailment बेसिकली होता क्या है, दिस इज एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एसेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर जस्ट फॉर यूज़, ठीक है। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं होता है, जो भी पर्सन ओनर होता है वो एक अदर पर्सन, जिसे बेली कहा जाता है, ठीक है, BAILEE बेली करके इसे टर्म करते हैं, ये पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो भी होते हैं उसमें। तो यहाँ पे बेलमेंट का आपको सिर्फ इतना ही मतलब समझना है कि इफ़ वन पर्सन अलाउज द अदर टू यूज़ इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर आप किसी एक पर्सन को यूज़ करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, बट यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। राइट्स जो होती हैं वो ओनर के ही पास रिटेन्ड होती हैं। तो बेलमेंट आपका सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन का ऑफ कोर्स मार्क करेंगे। रेस्ट आर दी फीचर ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, सो ये सारे ही करेक्ट हैं और रिलेटेबल भी हैं, तो डी ऑप्शन को यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इज प्रीशियस गिफ्ट ऑफ। तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते होंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये किसकी जो है इन्वेंशन है या किसका आइडिया है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स आवर इकोनॉमी, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट ये आप क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई होप द MCQs वर क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स, आई विल surely address your concern. And also if you have any other concern you can mail me at infobhu@gmail.com. And if you like this content, please like the video, share it with your friends, and subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you don't miss any update from my channel. Happy learning students.